और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात हुई जॉर्जिया मेलोनी से और ये तस्वीरें देखिए कितनी खास हैं। मेलोडी टॉफी गिफ्ट की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जॉर्जिया मेलोनी को। और खास बात यह भी है कि दोनों की ही चर्चा सोशल मीडिया पर, उनकी दोस्ती की चर्चा होती है। हैशटैग है मेलोडी, जो काफी खास है, पॉपुलर है और लोकप्रिय भी है। और ये तस्वीरें अपने आप में और भी खास हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये टॉफी भेंट की गई है। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत होनी है। कई मुद्दों पर सहमति भी बन सकती है। द्विपक्षीय वार्ता थोड़ी देर में। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा। अपनी यात्रा के 5वें चरण पर वो इटली पहुंचे हैं। रोम पहुंचने पर जॉर्जिया मेलोनी ने एक पोस्ट किया, दोनों की सेल्फी शेयर की और उसके साथ ये भी लिखा कि स्वागत है मेरे दोस्त। और अब ये तस्वीरें इटली के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट भी दिया, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीएम मोदी ने मेलोनी को टॉफी गिफ्ट की है। खास बात यह है मेलोडी टॉफी गिफ्ट की गई है, वही मेलोडी जिसके हैशटैग सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हैं और लोकप्रिय भी हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ज्यादा उनसे बातचीत करते हैं। मनीष, ये अपने आप में तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है। दौरा तो महत्वपूर्ण है ही, 5वां चरण है। इस दौरान कई बातचीत मुद्दों पर होगी, कई मुद्दों पर सहमति बन सकती है, लेकिन डिप्लोमैटिकली इन तस्वीरों को कैसे देखा जा सकता है, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच आपसी संवाद, आपसी तालमेल बहुत बेहतर हो, तो उससे दोनों देशों के रिश्ते पर भी बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। उसी संदर्भ में अगर आप देखें तो जिस तरह से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार मिले थे, तब खुद इटली की प्रधानमंत्री ने ही उसे मेलोडी नाम दिया था। और इस वक्त जबकि प्रधानमंत्री इटली के दौरे पर है, इटली के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। इस वक्त दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक अनूठा गिफ्ट इटली के प्रधानमंत्री को दिया गया और वो एक टॉफी है, जिस टॉफी का ब्रांड नेम मेलोडी था। और चूंकि मेलोडी शब्द जॉर्जिया मेलोनी ने ही क्रिएट किया था, तो इसीलिए जब मेलोडी नाम की टॉफी का, मेलोडी ब्रांड की टॉफी गिफ्ट के तौर पर जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्रधानमंत्री उन्हें दिया गया, तो वो काफी खुश भी थी और बहुत उस टॉफी को दिखाते हुए जिस तरीके से सेल्फी के वीडियो में वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हंस रही थी और काफी खुश नजर आ रही थी। तो उससे आप कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो तो मजबूत हो ही रहे हैं। दोनों देशों के जो राजनेता हैं उनके बीच में भी आपसी सामंजस्य काफी बेहतर बढ़ रहा है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दुनिया के दूसरे और राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी काफी गर्मजोशी से मिलती रही। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे, लेकिन जब अमेरिका का साथ इटली ने नहीं दिया, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस बात को लेकर हैरानी थे कि मेलोनी ने ऐसा कैसे किया। तो ये दोनों चीजें देखनी होगी कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है, इसको देखकर ही दोनों देश आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच में दोनों नेताओं के बीच का तालमेल भी एक अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सेल्फी हो का डिप्लोमेसी हो और अब ये टॉफी भेंट करना, दोनों देशों के संबंध कितने मजबूत हैं इसे दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं जब ये टॉफी मेलोडी भेंट की गई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जॉर्जिया मेलोनी को, तो उन्होंने क्या कहा। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. तो अपने विदेश दौरे के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर हैं और रोम में पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। मेलोनी के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध और दोस्ती को बताती हैं। भारत और इटली लंबे समय से कई क्षेत्रों में मजबूत साझेदार रहे हैं। दोनों देशों के मजबूत संबंध का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोदी और मेलोनी के बीच ये 7वीं मुलाकात है। आज प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, जिसमें कई समझौतों पर मोहर लग सकती है, जिस पर सभी की नजर रहेंगी। और ये तमाम तस्वीरें उसी से जुड़ी आप देख रहे हैं। गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, उनकी मेलोनी से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी में आज द्विपक्षीय वार्ता होने, थोड़ी देर में ये वार्ता होगी। दोनों के बीच व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी पर बात होनी है। इंडो पैसिफिक सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी चर्चा होनी है। तो इटली के बड़े उद्योगपतियों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर बातचीत होनी है। कई समझौतों पर मोहर लग सकती है। इससे पहले पीएम मोदी 2024 में इटली दौरे पर गए थे और अब कई खास तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिससे दोनों देशों के मजबूत संबंध सामने आ रहे हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी सप्लाई चेन पर चर्चा होगी। इटली के बड़े उद्योगपतियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बीच मुलाकात होनी है। पीएम मोदी आखिरी बार जून 2024 में इटली गए थे। उस समय G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। Very, very good toffee. Melody. तो 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कई कार्यक्रम है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:45 पर पीएम मोदी और इटली की राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला की मुलाकात होने वाली है। इसके बाद 2:45 बजे इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और इसमें कई मुद्दों पर बात होने वाली है। इसके बाद शाम 7 बजे खाद्य और कृषि संगठन का दौरा करेंगे और रात करीब 9 बजे भारत के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये यात्रा, जिसका अंतिम पड़ाव इटली और कई समझौते होने बाकी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नृत्य के प्रति इटली के लोगों में लोकप्रियता का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पोस्ट कर लिखा, अपना वीडियो पोस्ट करते हुए ये बात कही है। भारतीय नृत्य को चाहने वाली इटली की 5 युवतियों ने ट्रिगल बंदी की है, जिसमें कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक शामिल थे। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता की प्रस्तुति यहां पर की गई है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक। और इस दौरे से जुड़ा एक और वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया है। इसमें इटली के कलाकार भारतीय संगीत की प्रस्तुति करते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, इटली में भारतीय संगीत की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ये दूसरा वीडियो है। पीएम मोदी ने यह भी शेयर किया। ग्वालियर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पलक रजक की संदिग्ध मौत से जुड़ी जानकारी। परिजनों ने कहा पलक की हत्या की गई है। ससुराल पक्ष पलक ने फांसी लगाई है। परिजनों का कहना पलक की हत्या की गई है। ससुराल पक्ष ने कहा पलक ने फांसी लगाई है।
भाई प्रिंस को आखिरी फोन कॉल किया था। भाई से कहा था परेशान हूं, घर ले जाओ। भाई को फोन कर कहा मुझे बचा लो। आधे घंटे बाद पलक का शव मिला। कई ऐसे मामले शहर दर शहर सामने आ चुके हैं, चाहे नोएडा की बात हो, एमपी के भोपाल राजधानी की बात हो या अब ग्वालियर का मामला। वो गोलेगमंद शेतकरी रहने वाली थी। इसकी ससुराल सुरैयापुरा जो मुरार थाने पड़ता है, वहाँ इसकी ससुराल थी। ये इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पे भी एक्टिव रहती थी। अभी जो मर्ग जांच की गई है सीएसपी मुरार द्वारा, उसमें स्पष्ट हुआ है कि इसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, ब्रेजा गाड़ी की मांग करते थे और अन्य पारिवारिक कलह भी था। अभी पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे पीएम प्राप्त होगी इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो मामले में हर पहलू से जांच हो रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया। लेकिन पलक की मौत का रहस्य क्या है, सवाल कई हैं। परिवार का आरोप क्या है, ससुराल पक्ष का क्या कहना है? दहेज के कारण हत्या की गई, ये पलक के परिवार ने कहा है, तो ससुराल पक्ष का कहना है आत्महत्या की गई है, फांसी लगाई गई है। इसके अलावा सास पति के ताने से परेशान थी पलक, परिवार वालों का आरोप। ससुराल पक्ष का दावा कमरे का दरवाजा बंद किया था और फिर फांसी लगा ली। हत्या के बाद फांसी, ये परिवार ने आरोप लगाया। ससुराल पक्ष का कहना है पलक फैन से लटक गई थी, अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। मानसिक दबाव से परेशान थी, प्रेशर बनाया जा रहा था, परिवार का आरोप है। तो अस्पताल में मौत हो गई, ये ससुराल पक्ष की तरफ से बताया गया है। इतना ही नहीं, गले पैरों पर चोटों के निशान थे, जिसको लेकर परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए गए हैं। तो जांच में सब साफ हो जाएगा, ये ससुराल पक्ष की तरफ से दावा किया गया है। 3 दिन से भूखी थी पलक, को 3 दिन से खाना नहीं दिया गया था। परिवार का आरोप, ससुराल पक्ष, पलक ने खाना खाया था। अब दहेज के आरोप क्या हैं? ब्रेजा कार की मांग की गई थी, ब्रेजा कार की मांग की गई थी, गोल्ड चेन की मांग की गई थी। दहेज के ये आरोप आपको बता रहे हैं जो परिवार वालों ने लगाए हैं। बाइक और एफडी भी कराई थी, यानी कि बाइक मांगी और एफडी कराई थी। बड़ी खबर इसी से जुड़ी, ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। एक और मामला, ट्विशा हाई प्रोफाइल केस की अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। ट्विशा की मौत फांसी लगाने की वजह से हुई थी। 12 मई की रात करीब 8 बजे ट्विशा की मौत हुई थी। ट्विशा के हाथ पर चोट के निशान भी पाए गए। मौत से 1 हफ्ते पहले ट्विशा का अबॉर्शन हुआ था। तो ऐसा ही मामला भोपाल का, ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है। इससे पहले कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, जिनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। इस मामले में भी परिवार वालों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो ससुराल पक्ष का अलग दावा है। मौत मामले से जुड़ी एक और जानकारी, भोपाल जिला कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होनी है इस मामले पर। दिल्ली एम्स में फिर पोस्टमार्टम कराने की मांग, ट्विशा के परिवार की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग है। 7 दिन से भोपाल एम्स में ट्विशा का शव है। पोस्टमार्टम कराने की मांग परिवार की तरफ से की जा रही है। तमाम आरोप लगाए गए कि 2 दिन क्यों लिए गए एफआईआर दर्ज होने में। फांसी का फंदा पुलिस की टीम प्राथमिक तौर पर क्यों नहीं लेकर गई थी। तो ट्विशा शर्मा के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। धरने पर भी बैठे परिवार वाले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है ये जान लेते हैं। जीवित अवस्था में फंदा लगने से मौत हुई। सीसीटीवी आपको दिखाया हमने। सीसीटीवी फुटेज में सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई ट्विशा नजर आई थी। गर्दन पर ऊपर की तरफ लिगेचर मार्क है। लिगेचर मार्क जहां पर फंदा लगाया था उसका मार्क है। गर्दन की अंदरूनी मांसपेशियों में दबाव, मांसपेशियों में दबाव होने की वजह से मौत। गर्दन की मांसपेशियों रक्तस्राव के निशान, यानी कि ब्लीडिंग, हेमरेज के निशान। हायोइड बोन, गर्दन की हड्डियां सुरक्षित। हायोइड बोन यानी कि यू शेप एक बोन होती है, वो सुरक्षित। शरीर पर किसी बड़े संघर्ष के निशान नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा यह भी बताया गया कि अब पूरे मामले पर जांच की जा रही है और ट्विशा शर्मा के लिए इंसाफ की मांग भी हो रही है। बड़ी बात यह है कि जीवित अवस्था में फंदा लगने की वजह से मौत हुई थी। शरीर के कुछ हिस्सों पर खरोच के निशान भी देखने को मिले। ट्विशा के दोनों फेफड़ों से सूजन और कंजेशन की भी जानकारी मिल रही है। आंखों में रक्तस्राव यानी कि आपको बता दें पेटिशियल हेमरेज की बात भी सामने आ रही है। दबाव की वजह से ऐसी सिचुएशन या कंडीशन पैदा होती है। आखिर हुआ क्या था? भोपाल के कटारा इलाके में ट्विशा की
मौत हो गई। अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, हत्या या आत्महत्या। 12 मई की रात ससुराल में मृत मिली थी ट्विशा और इसकी जानकारी परिवार वालों को दी गई। ट्विशा के पति और सास पर हत्या का आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाया जा रहा है। नोएडा की रहने वाली थी, भोपाल में ससुराल था, कटारा हिल्स इलाके में रहती थी और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। ट्विशा शर्मा को इंसाफ के लिए भोपाल में आज पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। वर्दी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से शहर में बड़ा मार्च निकाला गया। इसके बाद पूर्व सैनिकों ने सीएम हाउस, पुलिस मुख्यालय और राजभवन पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिकों ने ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम और उनके पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैनिकों ने मार्च निकाला। आप लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं ट्विशा के समर्थन में, क्या मांग है आप लोगों की? जो लोग इसको निर्णय दिला सकते हैं इस प्रदेश के अंदर, उन तीनों लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, डीजीपी साहब, सीएम साहब और राज्यपाल साहब, कि ट्विशा को न्याय मिले। बस आप लोगों की मुख्य मांग क्या है इस पूरे मामले? गलत हुआ है उसको सही किया जाए, दोबारा पोस्टमार्टम हो, केस को सही तरीके से करा जाए, नहीं होता है तो बाहर ट्रांसफर किया जाए। तो मार्च की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। शुभम गुप्ता हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, शहर दर शहर ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे ग्वालियर की बात करें, हाल ही में ग्वालियर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ये सवाल है कि आत्महत्या की गई थी या फिर हत्या का मामला है, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से तो हत्या की बात कही जा रही है। और वहीं बात करें ट्विशा मामले की, इस केस की, तो इस पर भी सवाल खड़े हैं, लेकिन थोड़ी देर में सुनवाई होनी है, उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल सुनवाई होनी है और सुनवाई इस बात को लेकर है कि 7 दिनों से ट्विशा की बॉडी भोपाल एम्स में रखी हुई है। परिवार ये मांग कर रहा है कि ट्विशा की बॉडी का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में होना चाहिए, मगर भोपाल एम्स में भी हुआ है और इसी को लेकर परिवार कोर्ट में पहुंचा है कि उन्हें दूसरे पोस्टमार्टम की एक तरह से अनुमति दी जाए और दिल्ली एम्स में हो, मगर ये कम ही चांसेस है कि कोर्ट इस बात की अनुमति देगा। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट अभी हमें मिली है कि पुलिस की ओर से ट्विशा के परिवार को कह दिया गया है कि अब आप बॉडी लेकर जाइए, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही है, 7 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। और ऐसे में अभी तक हमने देखा कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्योंकि ट्विशा का परिवार लगातार आरोप लगा रहा था और अब दूसरी तरफ जो ट्विशा की सास है, पूर्व जज हैं गिरिबाला सिंह, वो भी सामने आई और उन्होंने भी अपनी सारी बातें रखी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस केस में जो दिखाई दे रही है वो है सीसीटीवी फुटेज और उसकी टाइमिंग। सीसीटीवी फुटेज में टाइम 8 बजे दिख रहा है, डेट भी चेंज दिख रही है। जब ट्विशा ऊपर जा रही है तो उसके पीछे पीछे अगर कोई जाने वाले लोग हो वो कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। जब उसकी बॉडी को नीचे लाया जा रहा है उस वक्त का फुटेज है, मगर ऊपर जाते हुए जो 2-3 लोग गए हैं उनका फुटेज नहीं है। गिरिबाला सिंह उसमें सामान्य दिखाई दे रही है, ये भी एक पुलिस जांच का विषय है। और जो बेल्ट की बात हो रही थी कि ट्विशा ने बेल्ट से सुसाइड किया, वो भी अब चीज़ गिरिबाला सिंह ने बताया है कि जो स्किपिंग रस्सी होती है जो जिम में इस्तेमाल करते हैं, उससे जो ऊपर शेड था उनके घर पर, वहाँ पर जो है वो फांसी का फंदा बनाया गया था। पुलिस शुरुआत में उस एविडेंस को लेकर नहीं गई, बाद में पुलिस ने उसे जब्त किया। दूसरा जो आपने जिक्र किया ग्वालियर की पलक का, देखिए इन दोनों केसेस में कॉमन अगर कुछ है तो वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यानी कि ट्विशा की बात करेंगे तो वो तो एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, बड़ा प्रोफाइल था, मगर ग्वालियर में आप पलक का देखें तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और मरने से पहले 2-3 रील्स जो उसने बनाई थी जिसमें उसने सीधे लिखा था कि वो डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है और कुल मिलाकर वो परेशान चल रही है। और उसके रील के बनाने के 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। अब परिवार तो ये आरोप लगा रहा है कि उसकी हत्या की गई है, इधर कहा जा रहा है आत्महत्या की गई है। अगर प्रगति देखी कि आत्महत्या भी की गई है तो उसे मजबूर कौन कर रहा था? क्यों वो लगातार सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रही थी कि वो डिप्रेशन से गुजर रही है, स्ट्रेस से गुजर रही है और दहेज में ब्रेजा गाड़ी की मांग जो है वो की जा रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी तरफ आज ट्विशा मामले में भी देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। एक और बड़ा अपडेट, लुकआउट नोटिस जारी हुआ है ट्विशा के पति समर्थ सिंह को लेकर। 10,000 रुपये का इनाम भी है। SIT बनी हुई है, 6 टीमें न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी उसे ढूंढ रही है, मगर 7-8 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक समर्थ सिंह
लापता है, उनकी बिल्कुल, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई गिरफ्तारी है। क्यों नहीं हुई है, सवाल उठ रहे हैं। दहेज प्रताड़ना का आरोप पलक मामले में लगाया गया है परिवार वालों की तरफ से, और थोड़ी देर में ट्विशा मामले में सुनवाई होनी है, जिस पर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम जानकारी देने के लिए। दिल्ली मुंबई में महंगाई की मार देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में चाय समोसा महंगा हुआ है, स्टॉल्स पर ग्राहकों की संख्या घट गई है। मुंबई में महंगा हुआ वड़ा पाव, तेल, खाद्य की कीमत बढ़ने का असर है। तो एक तरफ दिल्ली तो दूसरी तरफ मुंबई, दोनों शहरों की अपनी अपनी पहचान है, अपने स्वाद हैं और अपनी शान है। लेकिन इस बार ये शान नहीं, महंगाई की मार का ऐलान कर रहे हैं। जंग के जख्म, मिडिल ईस्ट के तनाव के जख्म सिर्फ सरहदों पर नहीं, अब हमारी प्लेटों पर भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली में चाय समोसा महंगा हुआ है तो मुंबई में वड़ा पाव के दाम बढ़ गए हैं। कहने को बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन आम जनता की जिंदगी पर जरूर इसका असर पड़ता है। ये महंगाई का टॉर्चर है जो हर आम आदमी रोज झेल रहा है। दिल्ली में हम कैनॉट प्लेस की बात करें तो कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर वाली मशहूर कचौड़ी समोसे की दुकान पर देखा गया कि दाम बढ़ गए हैं। मुंबई में पहुंचे शहर की पहचान बन चुके वड़ा पाव स्टॉल पर दोनों ही स्थानों पर अब पहले जैसी रौनक नहीं है। सिर्फ महंगाई का टॉर्चर हर चेहरे पर साफ दिख रहा है। इसी से जुड़ी जानकारी अब रुख करते हैं पहले दिल्ली का। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां समोसा चाय पर महंगाई का असर साफ तौर पर दिख रहा है और दुकानों पर भीड़ नदारद दिखी। देश आर्थिक मंदी के हालात से गुजर रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर में 1300 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है पिछले 2 से 3 महीने में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल और डीजल बचाने की बात कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा हो चुका है। सीएनजी के रेट बढ़ चुके हैं और यही नहीं, इन सब की वजह से जो तमाम सामान आते हैं उन सभी के रेट बढ़ चुके हैं। महंगाई देखते हुए, जेब देखते हुए अब इन सब चीज़ों से तौबा करनी पड़ रही है। वो लोग कम खा रहे हैं और आलम यह है कि जिन दुकानों पर भीड़ रहती थी, जो भीड़ से गुलजार रहता था, वहां पर अब कम भीड़ नजर आती है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर खड़े हैं। यहाँ पर हर रोज सुबह भारी भीड़ लगती थी और ये प्रसिद्ध कचौड़ी वाले की दुकान है। कचौड़ी, ब्रेड पकोड़े, समोसे, ये सब यहाँ पर लाइन लगाकर बिक्री होती थी। लेकिन फिलहाल जो ग्राहक है वहाँ यहाँ से नदारद, और उसकी वजह है ये रेट लिस्ट। जो खाद्य तेल है, मसाले हैं, आलू है, मैदा है, वो सभी महंगे होते जा रहे हैं और इस वजह से ये जो रेट लिस्ट है वो भी यहाँ पर बदलती जा रही है। पहले ये जो कचौड़ी समोसे थे वो कम पैसे के मिलते थे, लेकिन अब महंगाई की वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मैनेजर खड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु है। विष्णु भाई, इधर आइए, बात करना चाहेंगे कि ये जो रेट लिस्ट है ये अब इतने की है। पहले क्या होती थी? आलू की कचौड़ी कितने की मिलती थी? पहले 40 रुपए की थी, अब कितने की हो गई? अब 50 की हो गई। ब्रेड पकोड़ा जो था, आलू वाला ब्रेड 40 का था, पनीर ब्रेड पकौड़ा था 50 रुपए का था, अब 60 का पनीर का हो गया है, 50 का सादा ब्रेड हो गया है, समोसा भी 50 का हो गया। पहले 40 की रेट थी सब। अच्छा, अब 10 रुपए बढ़ाने पड़े हैं। 10 रुपए हमारी मजबूरी थी, क्योंकि सिलेंडर पे गैस बढ़ गए, सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए, राशन पे पैसे बढ़ गए, तेल पे पैसे बढ़ गए, मान के चलो टोटली सब चीज़ पे पैसे बढ़ते गए। पैसे तो 2 महीने से 3 महीने से पहले से ही बढ़ते आ रहे। हमें मजबूरन कचू बच नहीं रहा था, तो इसलिए लॉस में जा रहे थे, इसलिए हमने पैसे बढ़ाने पड़े। दिल्ली में पहाड़गंज में सीताराम की दुकान के छोले भटूरे बहुत प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर भी महंगाई का असर हमने जानने के लिए दुकान का रुख किया। आपको संवाददाता जितेंद्र भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर आपके जायके और थाली तक पहुंच गया है, क्योंकि सब चीज़ें महंगी हो चुकी है। इस वक्त मौजूद हैं पुरानी दिल्ली पहाड़गंज के मशहूर सीताराम छोले भटूरे वाले पर। यहाँ क्या असर पड़ा है आपको दिखाते हैं, क्योंकि गैस वैस सब पे पैसा बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है उसका असर आपकी चटकारे को भी पड़ेगा। चटकारा महंगा हो गया। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाएं, फुल प्लेट जो पहले 95 की थी वो 100 रुपये की हो चुकी है। हाफ प्लेट जो 55 रुपये की थी वो अब 60 रुपये की हो चुकी है। इसी तरीके से और चीज़ों पर बढ़े हैं। यहाँ के स्टाफ जो मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। महंगाई का असर आप पे ही पड़ रहा है? थोड़ा बहुत तो पड़ेगा सर। 5 रुपये बढ़ाए गए हैं। जी जी। और पहले क्या कीमत थी, अब क्या कीमत है, थोड़ा बता दीजिए। पहले 95 था, अभी 100 रुपये हो गया। और सिंगल 60 रुपये। 65 था, 60 55 था, 60 हो गया। जी।
और भी किन किन चीज़ों पे पैसे बढ़े हैं? क्योंकि आपके यहाँ लस्सी भी बिकती है, दूध पे भी 2 रुपये बढ़ चुका है। बस हमारे पास सिंगल डिश है छोले भटूरे। अच्छा, तो कुछ फ़र्क पड़ा है दुकानदारी पे भी लोगों के आने पे? बिल्कुल पड़ेगा सर, महंगाई का दौर है। लोग कम हुए हैं क्या पहले से? बिल्कुल बिल्कुल कम हुए हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगा, लक्ष्य बढ़ रहा है क्या फ़र्क अभी? नहीं, अभी अपना उतना नहीं है, फिर भी जितने लोग पहले आ रहे थे उतने हाँ, आ रहे बिल्कुल, थे। बिल्कुल। लेकिन लोग कहते हैं कि थोड़ा महंगा हो गया है। टेस्ट बड़ी चीज़ है सर। टेस्ट बड़ी चीज़ है जी। टेस्ट बड़ी चीज़ है, टेस्ट की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार फिर यहाँ से लोगों से बात करने की कोशिश हम करेंगे। जो लोग यहाँ खाने जो हैं दूर दूर से आते हैं, क्योंकि मशहूर है पुरानी दिल्ली का ये सीताराम छोले भटूरे वाला। हाँ जी, चटकारे से ही चल रहे हैं? हाँ जी ज़रूर चल रहे हैं जी। कीमत शायद पहले से थोड़ी ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। हम तो यहाँ पे पहली बार आए हैं, शायद पहले सस्ते हों। पहले 95 का था। ओके। खाने का स्वाद जो है वो तो हो सकता है ना वही रहा हो, लेकिन दाम बदल गया है। दाम तो सर ओवरऑल जो महंगाई बढ़ रही है तो इसके भी बढ़ने ही है। देखो पेट्रोल डीजल बढ़ गया है तो ये भी बढ़ेगा। पर ये कभी कभी खाने वाली चीज़ है। हाँ, ये तो है। ठीक। जी। आप कुछ कह रहे थे? इधर आइए। बस ठीक है। वो खाने के दाम भी बढ़ेंगे ही। जब गैस के रेट बढ़ गए हैं तो खाने के दाम भी बढ़ेंगे ही। तो वो महंगाई फील कर रहे हैं सारे ही, हम भी फील कर रहे हैं। बजट पे कोई फ़र्क? हाँ जी, बड़ा फ़र्क है जी, बिल्कुल है। क्यों नहीं होगा, सबका ही होगा, हमारा भी है। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। मुंबई की लाइफलाइन स्नैक यानी वड़ा पाव पर कहे जाने वाली एक फेमस गली यानी कि लाइफलाइन स्नैक वड़ा पाव यहाँ पर बहुत फेमस है। इसकी भी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वड़ा पाव स्ट्रीट फूड भले ही हो, लेकिन मुंबई की पहचान है वड़ा पाव। देश भर के कई शहरों में कुछ खाने के जो पदार्थ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। कहीं पर कचौरी फेमस है, कहीं का समोसा, तो मुंबई का मशहूर है वड़ा पाव। रोज़ाना लाखों लोग मुंबई में वड़ा पाव खाते हैं और अपना गुजर बसर भी करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंबई के फोर्ट इलाके में हम वड़ा पाव के एक स्टॉल पर आए हैं। ये जो वड़ा पाव है ये पहले यहाँ पर 20 रुपये एक मिलता था, लेकिन जब फरवरी में इजराइल, अमेरिका और ईरान की जब लड़ाई शुरू हुई तब ये 22 रुपया हो गया और अब ये 25 रुपया यहाँ पर हो चुका है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है बात करने के लिए। आप बताइए कि वड़ा पाव का दाम लगातार बढ़ रहा है, पहले 20 का था, अब 22 हो चुका है, 25 रुपया हो चुका है, क्या कहेंगे? क्या बोलेगा? कितना असर पड़ रहा है? असर तो पड़ रहा है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ? असर तो पड़ रहा है, कुछ बोलता ही नहीं। खाते ना आप, अभी आपने इतना पार्सल लिया तो पहले कितने का आता था, अब कितना रुपया बढ़ गया है? 5 रुपये बढ़ गया, 20 का आता था पहला। अच्छा, आज कितने वड़ा पाव लिया आपने? 3 लिया। 3 लिया तो 15 रुपया ज़्यादा। 15 रुपये यहाँ पर ज़्यादा है वड़ा पाव की कीमतें। ये भाई साहब ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर समोसा पाव खाया, भजी पाव आप खा रहे हैं। भजी पाव चालू है? अच्छा, मतलब आप तो खाते वड़ा पाव, भजी पाव? खाते कितने सालों से? वो 2-3 साल हो गया चालू। अच्छा, इधर से ना। ठीक है, मुंबई की पहचान है वड़ा पाव, लेकिन अब 2 रुपया बढ़ोतरी, पहले 2 रुपया फिर 5 रुपये बढ़ोतरी हो चुकी है, क्या कहेंगे? क्या कहना, अभी जो चालू है वही चालू रहेगा। अभी क्या करेगा उसमें? आम आदमी, इससे नॉर्मल पब्लिक वही करेगा, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। देखो पिज्जा बर्गर तो वो तो डिफरेंट थिंग्स, लेकिन अब जो वड़ा पाव खाने वाले उनको भी जेब पे असर दिख रहा है। वो तो वही सबको हो रहा है। बात हीट वेव की करते हैं। गर्मी का प्रकोप उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में ऐसे ही हालात हैं। उत्तर भारत के 12 राज्यों में कुछ दिनों से भीषण गर्मी का कहर जारी है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। रात के समय भी तापमान कम नहीं हो रहा है और ऐसे में गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में अलग अलग स्थानों को लेकर आने वाले दिनों के लिए तापमान बढ़ने और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक मई के आखिरी दिनों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ यूपी का बांदा दुनिया में तीसरा और देश में सबसे गर्म शहर रहा है। बड़ी खबर यह है कि देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार, सामान्य से करीब 3 डिग्री तापमान ज्यादा है। मौसम विभाग ने हीट वेव का रेड अलर्ट मतलब ज्यादा गर्मी का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना, राहत नहीं मिलने का अनुमान। आईएमडी ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया।
तो देश में गर्मी का कहर, 12 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग राज्यों को लेकर जानकारी दी गई है। दिल्ली और यूपी में पारा 45 डिग्री के पार है। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में लू का अलर्ट। यूपी का बांदा दुनिया का तीसरा और सबसे गर्म शहर रहा है देश का। इसके अलावा बांदा का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिल्ली की बात करें, रिज इलाके का तापमान 46.6 डिग्री पहुंचा। इधर उत्तराखंड के कई जिलों में पारा 40 के पार रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, श्रीगंगानगर में लू की चेतावनी दी गई। देश में बिजली की मांग 257 गीगावाट पहुंच चुकी है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं भीषण गर्मी का असर चंडीगढ़ पर कैसे देखने को मिला। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर भी असर पड़ा है। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर भी इसका असर, क्योंकि सुखना लेक का जलस्तर कम हो रहा है। संवाददाता मोहित मल्होत्रा की इसी से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत के फेमस पिकनिक स्पॉट में शामिल और चंडीगढ़ का आइकॉनिक पिकनिक स्पॉट कहे जाने वाली सुखना लेक क्या अब सूखने लगी है? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है, यहाँ पर लगातार जो जल स्तर है सुखना लेक का वो कम होता जा रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन बड़ी वजह यह है कि सुखना लेक की जो तलहटी है वहाँ पर पिछले करीब 2 दशक से लगातार गाद जमा हो रही है। इस गाद की वक्त रहते सफाई नहीं की गई है। इसी वजह से सुखना लेक पर जो पानी को स्टोर करने की क्षमता है वो 35 से 40% तक कम हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं, एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है, दूसरा जो सुखना लेक में जो गाद जमा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर जो जल स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। आपको सुखना लेक के ये किनारे पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आमतौर पर पानी रहता है, लेकिन ये किनारे सूखे हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर पानी जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसके साथ ही सुखना लेक में जो बहकर लकड़ियाँ और वृक्ष आ जाते हैं बरसात के दिनों में, जो डूबे रहते हैं, वो भी यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा जो रेगुलेटर हेड्स हैं वहाँ पर भी भीषण गर्मी और सुखना लेक का सही मेंटेनेंस ना होना, ये 2 वजह है जिसके कारण सुखना लेक का लगातार जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। मैं इस वक्त सुखना लेक के फ्लड गेट्स पर मौजूद हूँ। सबसे पहले आप देखिए, फ्लड गेट्स पर पूरी तरह से पानी जो है वो गायब हो चुका है और रेत आपको दिखाई देगी और ज़मीन पर जो दरारें हैं जो अपने आप में साबित करती हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ पर जो फ्लड गेट्स हैं वो सूख चुके हैं। यहाँ का जो वाटर लेवल है उसका निशान आपको दिखाई जरूर देगा, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो सूखी हुई ज़मीन यहाँ पर दिखाई देगी। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। रणनीतिक सैन्य संबंधों, रक्षा साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनका ये 3 दिवसीय दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण। और ये तस्वीरें देखिए, कई मुद्दों पर बातचीत।